अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि लोकल वेबसाइट वर्डप्रेस की वेबसाइट को लाइव सर्वर पर किस तरीके से माइग्रेट किया जाता है। और आज हम इस वीडियो में माइग्रेशन करेंगे डायरेक्ट एडमिन कंट्रोल पैनल में। तो सबसे पहले मैं आपको लोकल में वेबसाइट दिखा देता हूं कि वेबसाइट दिखती कैसी है। वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखने वाली है। एकदम कड़क माल है ना। अबाउट अस का पेज है, सर्विसेज का पेज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेज है। और इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें लोकल इन्वायरमेंट की जो हमारी लोकल पर वेबसाइट अवेलेबल है उसका हमें बैकअप लेना होगा। तो सबसे पहले मैं चला जाता हूँ लोकल होस्ट डैश PHP माई एडमिन। मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ, लेकिन मेरी प्रैक्टिस ऐसी रहती है कि जो भी वेबसाइट का मैंने डोमेन बनाया है, वर्चुअल होस्ट बनाया है अपनी लोकल मशीन पर, वहीं से मैं चला जाऊँ। तो मैं जाता हूँ PHP माई एडमिन में। और अगर आपका ऑलरेडी सेशन लॉगिन नहीं होगा तो ये आपसे पहले पूछेगा। आपका डिफ़ॉल्ट यूज़र होता है रूट, और पासवर्ड कुछ नहीं होता। रूट से आप लॉगिन करके अपने इस इंटरफेस में आ सकते हैं। उसके बाद आपने देखना होता है कि आपका डेटाबेस कौन सा है। तो मेरे इस केस में मेरा डेटाबेस है क्लाइंट अंडरस्कोर व्हीलिंग सॉल्यूशन। ये डेटाबेस मुझे, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारे डेटाबेसेस हैं और मुझे पता लगाना है कि मेरा जो स्पेसिफिक डेटाबेस है, अगर मैंने सही से नेमिंग नहीं की हुई अपने डेटाबेसेस की, तो मुझे किस तरीके से डेटाबेस के नाम रखने चाहिए। तो मैं इसको यहाँ भी क्विकली देख लेता हूँ। WP कॉन्फ़िग, ये मेरी डायरेक्टरी है जहाँ पर मेरे पास ये इंस्टॉल्ड है वर्डप्रेस, और इस डायरेक्टरी में मेरी वेबसाइट बनी हुई है। तो मैं क्विकली यहाँ से खोल के देख लेता हूँ wp-config.php की फ़ाइल। तो यहाँ पर मुझे अपने डेटाबेस का नाम मिल जाएगा। तो मेरे डेटाबेस का नाम एग्जैक्ट मैच करता है मेरी इस नाम से। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसको क्विकली इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करूँगा जहाँ भी मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा जहाँ भी मैं इसको सेव करवाना चाहता हूँ। और मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा, ये मुझसे लोकेशन पूछेगा, तो मैं अपने डिज़ायर्ड लोकेशन पर इसको सेव करवा देता हूँ। मेरे केस में मैंने एक फ़ोल्डर एक्स्ट्रा बनाया हुआ है अंडरस्कोर सोर्स के नाम से, जिसमें ऑलरेडी मैंने इसका डेटाबेस रखा हुआ है, पूरी फाइल को ज़िप करके रखा हुआ है। तो मैं क्विकली इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करके इसके ऊपर ओवरराइट कर देता हूँ। ये मेरा डेटाबेस सेव हो चुका है। अब हमने डायरेक्ट एडमिन का कंट्रोल पैनल लॉगिन करना है, जहाँ से हम इस वेबसाइट को माइग्रेट कर देंगे आसानी से। तो क्विकली विजिट करते हैं डायरेक्ट वेबसाइट। जैसे कि मैंने बताया कि ये डायरेक्ट एडमिन पर है, और डायरेक्ट एडमिन में मुझे इसका लॉगिन यूज़र आईडी से इंटर करना होगा, और उसके बाद मैं साइन इन करूँगा तो मेरा ये डायरेक्ट एडमिन का वेब कंट्रोल पैनल मेरे सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद मुझे ये फाइल्स अपलोड करनी है। मैंने ऑलरेडी जैसा कि बताया कि ये पूरा फ़ोल्डर सिवाय इस अंडरस्कोर फाइल के, अंडरस्कोर सोर्स के फ़ोल्डर के, मैंने इसको राइट क्लिक करके ज़िप कर लिया है। ज़िप करने के लिए ऐड टू आर्काइव ज़िप, और मैं यहाँ से ओके करूँगा तो इसकी ज़िपिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो कि मैंने ऑलरेडी फॉर द टाइम सेविंग पर्पस करके रखा हुआ है इस डायरेक्टरी में। और अब हम क्विकली इस पूरी डायरेक्टरी को अपने लाइव सर्वर में अपलोड करेंगे। तो उसके लिए मुझे जाना होगा फाइल मैनेजर में और PHP माई एडमिन में, क्योंकि मुझे डेटाबेस भी इंपोर्ट करना है और अपनी फाइल्स भी अपलोड करनी है जो वेबसाइट से रिलेटेड है। तो क्विकली मैं फाइल मैनेजर में जाता हूँ और यहाँ जो कुछ भी है पहले से रखा हुआ उसको मैं करता हूँ डिलीट। जैसे कि मैंने प्रीवियस कुछ वीडियोस में बताया है आपको कि जब आप कंट्रोल पैनल पर काम कर रहे होते हैं तो कंट्रोल पैनल के अंदर जो आपका फ़ोल्डर होता है public_html, इस फ़ोल्डर के अंदर आपकी सारी वेबसाइट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर अपडेट होती हैं। तो मेरे केस में ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स हैं, और मैं इन सब को रेप्लिकेट करूँगा, डिलीट करूँगा एग्जैक्ट, और इसकी जगह पर वो फाइल रिप्लेस करूँगा जो कि मेरे लोकल होस्ट पर अवेलेबल है। तो क्विकली इनको डिलीट कर लेते हैं। यहाँ क्लिक करूँगा, इसको रिमूव करूँगा, फिर ये मुझसे पूछेगा कि ट्रैश में देनी है या ट्रैश में नहीं देनी। तो मैं इसको बोलता हूँ ट्रैश में नहीं देनी, डायरेक्ट डिलीट कर दो।
ताकि मेरे पास किसी भी तरह का कोई डेटा अवेलेबल ना रहे और मेरे पास स्पेस भी अवेलेबल रहे। तो यहाँ पर मुझे मैसेज मिल गया है कि 23 फाइल्स रिमूव्ड। और अब मैं अपने डेटा जो मेरी लोकल फाइल्स हैं जो कि ऑलरेडी मैंने जिप करके रखी हुई है, इनको मैं अपलोड करूँगा। तो अपलोड के लिए मुझे जाना होगा प्लस के आइकन पर, और यहाँ पर मैं अपनी फ़ाइल को ड्रैग भी कर सकता हूँ, और चूँकि मैंने ऑलरेडी ये पाथ इसका कॉपी किया हुआ है तो मैं इसको पेस्ट भी कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा। अब ये मेरे पास यहीं पर एक लोकेशन पर आ गया। इन केस अगर मेरे पास ये और कहीं आता तो मैं इसको यहाँ से पेस्ट करता, जो कि मैंने यहाँ से कॉपी किया हुआ है। और यहाँ पर आगे मैंने इसको पेस्ट कर देना है, कॉपी। ये ऐसे नहीं चलता। चल बहुत बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहाँ से इसको पेस्ट कर दिया। ये पाथ इसका पेस्ट हो चुका है। Congratulations, great, successful person. थैंक यू सर। Good. मैं इसको ओपन करूँगा और ये मुझसे पूछेगा कि मैं ये फाइल 108.3 MB की फ़ाइल अपलोड करना स्टार्ट कर दूँ, और मैं इसको कहूँगा यस। इतनी ये फ़ाइल इसकी इंपोर्ट हो रही है, अपलोड हो रही है। मैं क्विकली PHP माई एडमिन में चला जाता हूँ और जो इसका प्रीवियस डेटा है, डेटाबेस है, उसको मैं डिलीट करूँगा और उसी सेम नाम का डेटाबेस मैं दोबारा से रिक्रिएट करूँगा और उसके अंदर ये फाइल्स अपडेट करूँगा। टोकन एक्सपायर्ड, मैं क्विकली इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ अगर ये मेरे पास खुलता है। और मैं यहाँ पर सर्च करूँगा PHP माई एडमिन, और ये अब ओपन होगा। और जैसा कि आपने क्विकली देखा भी होगा कि यहाँ पर मेरे पास पहले 900 MB आ रहा था, अभी यहाँ पर मेरे पास स्पेस भी अवेलेबल हो गया 129 MB का। तो मैं क्विकली वीलिंग सोल अंडरस्कोर वेबसाइट इस डेटाबेस में आता हूँ और इसको सिलेक्ट ऑल करता हूँ। ये तो वो केस है कि ऑलरेडी हमारे पास वेबसाइट अवेलेबल है, तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है आपके लिए। अगर आपके केस में आप फ्रेश माइग्रेशन कर रहे हैं तो उसमें ये स्टेप आपको नहीं मिलने वाला। तो मैं क्विकली सारे डेटाबेसेस को कर देता हूँ ड्रॉप, क्योंकि मैंने सेम नाम से ही जाना है आगे। और मेरा डेटाबेस डिलीट हो चुका है। मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ, यस मेरा डेटाबेस डिलीट हो चुका है। अब मैं यहाँ से इसका जो हमारा लोकल होस्ट पर डेटाबेस था उसको मैं इंपोर्ट करूँगा। सेम ऑप्शन रहेंगे, कॉपी करूँगा, ब्राउज़र में आऊँगा, डेटाबेस को सिलेक्ट करूँगा, फ़ाइल को चूज़ करूँगा, कौन सी फ़ाइल को अपलोड करना है, पेस्ट करूँगा और एंटर कर दूँगा। तो ये फ़ाइल की लोकेशन मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद मैं इसको डायरेक्ट इंपोर्ट स्टार्ट कर दूँगा। ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा इंपोर्ट होने में। और हमारा जो फाइल्स हैं वो 100% कंप्लीट हो चुकी है। और मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से क्लोज़, और यहाँ से राइट क्लिक करके इसको मैं करता हूँ एक्सट्रैक्ट। ये फाइल एक्सट्रैक्ट भी हो रही है और हमारा डेटाबेस भी अपडेट हो रहा है। तो क्विकली मैं एक फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ अपने पास, जिसमें मुझे डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी होगी। तो मेरे इस केस में जो हमारा लोकल URL है, मैं सिर्फ टाइम सेविंग के लिए चीज़ें मल्टीटास्किंग के थ्रू कर रहा हूँ, वरना मैं इंडिविजुअल स्टेप भी बता सकता हूँ आपको। हमारा डेटाबेस इंपोर्ट हो चुका है, फाइल एक्सट्रैक्ट हो रही है। जैसे ही एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि हमें कहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना है। तो हमें ज़रूर ज़रूर public_HTML की डायरेक्टरी में ही इसको करना है। अगर आपकी कोई और डायरेक्टरी है तो यहाँ से फाइल लोकेशन आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको यहीं पर एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ, और इतने ये एक्सट्रैक्ट होती है। मैं डेटाबेस के अंदर जो चेंजेस मुझे रिक्वायर्ड हैं वो मैं कर लेता हूँ क्विकली। लोकल हमारा लिंक क्या था, हमारी इस वेबसाइट का जो हम माइग्रेट करने जा रहे थे, वो मैं यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दूँगा। याद रहे कि ये एंड में ट्रेलिंग स्लैश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्डप्रेस ट्रेलिंग स्लैश को ऑटोमेटिक हैंडल करता है। तो हम इसको करेंगे रिमूव, कंट्रोल ऑल्टर डिलीट प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जहाँ पर भी, जितनी जगह पर भी ये टेक्स्ट लिखा हुआ था, ऑटोमेटिक सारी जगह पर रिप्लेस हो जाएगा। ये 3 जगह पर लिखा हुआ था मेरे पास,
तीनों जगह पर रिप्लेस हो चुका है। और अब मेरा जो ओरिजिनल पाथ है वेबसाइट का वो मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा। पहले मैं इस वेबसाइट को ओपन करके देखता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी ब्लैंक पेज दिखने वाला है, क्योंकि वेबसाइट में कुछ भी नहीं है। और चूँकि ये एक्सट्रैक्ट हो रहा था तो उसने वहाँ से पता लगाया कि ये डेटाबेस कनेक्ट नहीं है, तो उसको ही हम बेसिकली फिक्स कर रहे हैं। तो मैं न्यू वेबसाइट में आता हूँ और इसको कंट्रोल एच करूँगा। ये मुझे पैनल ओपन करके देगा जो मुझे फाइंड करना है और जो टैक्स मुझे रिप्लेस करना है। फाइंड टैक्स के साथ रिप्लेस टैक्स को रिप्लेस करना है, तो मैं दोबारा से कंट्रोल ऑल्ट एंटर प्रेस करूँगा। तो जहाँ जहाँ भी ये अकरेंस अवेलेबल था, जहाँ जहाँ भी ये सेम वर्ड अवेलेबल था, वो रिप्लेस हो चुका है। और इसको मैं कॉपी करूँगा और PHP माई एडमिन में आऊँगा। मुझे पता है कि ये मेरा PHP माई एडमिन मेन वेबसाइट का है, और मैं यहाँ पर SQL के टैब में जाऊँगा। यहाँ पर मैं क्यूरी रन करूँगा कि जहाँ पर भी होम और साइट URL इस टेबल में ऑप्शन अंडरस्कोर वैल्यू में ये ऑप्शन नेम और ऑप्शन नेम दिस हो, तो इनको इस चीज़ से रिप्लेस कर दिया जाए। इसी तरह सेम WP पोस्ट में जहाँ भी WP पोस्ट कंटेंट हो उसके अंदर जहाँ भी ये लिंक हो उनको रिप्लेस कर दिया जाए, और WP पोस्ट मेटा के अंदर जो भी लिंक हो उनको रिप्लेस कर दिया जाए। तो क्विकली हम इसको सिमुलेट करके देखते हैं कि कितनी जगह पर चेंज होने वाली है ये चेंजेस हमारी। तो ये एक जगह पर चेंज होने वाला है और वो है WP ऑप्शन का टेबल। और अब हम इसको करते हैं गो, और यहाँ पर इसको वेरीफाई करेंगे कि आया इसने चेंज किया या नहीं किया, जो कि अभी हमारे पास ऑप्शन मिल रहा है कि इसने चेंज नहीं किया, 0 रॉ अफेक्टेड। अगर ये चेंज कर देता तो हमें रॉस बताता, जितनी रॉस अफेक्ट होती, तो हमारे केस में 2 रॉस आनी चाहिए थी यहाँ पर। तो चूँकि ये अभी इसने रिप्लेस नहीं किया है तो हम इसको मैनुअली भी रिप्लेस कर लेते हैं। तो WP ऑप्शन के टेबल में जाते हैं। याद रहे कि मैं इसी के डेटाबेस में हूँ और इसी डेटाबेस को यहाँ से ओपन करने के बाद मैंने देखना है WP ऑप्शन का टेबल। मैं WP ऑप्शन के टेबल में जाऊँगा और वहाँ पर इस URL को मैनुअली रिप्लेस कर दूँगा। मैं इसको क्विकली कॉपी कर लेता हूँ और ये मुझे मिल गया साइट URL और होम URL, जैसा कि यहाँ पर मेंशन है कि साइट नेम इज इक्वल टू होम, ऑप्शन नेम इज इक्वल टू साइट URL। ऑप्शन नेम इज इक्वल टू होम और ऑप्शन नेम इक्वल टू साइट URL, जहाँ भी होगा हमें उसको रिप्लेस करना होगा। तो मैं क्विकली इसको करता हूँ एंटर। यहाँ भी मैं डबल क्लिक करके इस फील्ड को ओपन करता हूँ और एंटर कर देता हूँ, तो मेरा साइट URL भी चेंज हो चुका है। क्या मेरी वेबसाइट अब चल जाएगी? इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अभी भी हमें डेटाबेस का एरर मिलने वाला है। हमने रिफ्रेश किया और डेटाबेस का एरर हमें अभी भी मिल रहा है। उसकी वजह ये है कि हमने डेटाबेस अपडेट कर दिया है, डेटाबेस को कनेक्ट कर दिया है वेबसाइट URL के साथ, लेकिन हमने इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंजेस नहीं किए। तो मैं क्विकली WP कॉन्फ़िग की फ़ाइल को राइट क्लिक करके एडिट इन न्यू टैब करूँगा, ताकि मुझे फ़ाइल का स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा मिले और मैं आसानी से ढूंढ पाऊँ अपनी चीज़ जो मैं देखना चाहता हूँ, जो मुझे रिप्लेस करनी है। तो मुझे हमारे केस में रिप्लेसमेंट करनी है डेटाबेस की। सॉरी, ये फ़ाइल मैंने गलती से गलत ओपन कर ली है। हमें फ़ाइल खोलनी है WP कॉन्फ़िग की। यस, WP कॉन्फ़िग की फ़ाइल हमारे सामने आ चुकी है और हमारे डेटाबेस का नाम होगा यहाँ पर रिप्लेस। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सेम चीज़ है, जो हमारी कॉन्फ़िग की फ़ाइल लोकल पर अवेलेबल थी वही सेम फाइल है, और यहीं पर मुझे अब रिप्लेसमेंट चलानी है। DB नेम चेंज करना है, DB यूज़र चेंज करना है और DB पासवर्ड भी चेंज करना है। तो क्विकली मैं इसको चेंज कर देता हूँ। हमारे डेटाबेस का नाम है दिस, मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। हमारे डेटाबेस का यूज़र मुझे देखना होगा। डेटाबेस का यूज़र देखने के लिए मैं जाऊँगा MySQL में, MySQL मैनेजमेंट में मैं जाऊँगा और ये मेरा डेटाबेस का नाम है। इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पर मुझे इसका यूज़र भी मिल गया है, जो कि सेम नाम से ही अवेलेबल है।
तो इसको मैं क्विकली अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी किया हुआ है। और एक मुझे पासवर्ड भी चाहिए होगा, क्योंकि मुझे पासवर्ड नहीं पता करंट, तो मैं एक रैंडम पासवर्ड जनरेट करता हूँ यहाँ से। और ये पासवर्ड मुझे मिल चुका है, मैंने इसको सेव करवा दिया है और अब मैं ये पासवर्ड भी यहाँ पर अपडेट कर दूँगा। ये करूँगा सेव और मेरी फ़ाइल सेव हो चुकी है। तो अब मैं चेक करता हूँ रिफ़्रेश करके कि आया मेरा डेटाबेस मेरी वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो चुका है। रीलोड करेंगे सिंपल ब्राउज़र को और चेक करेंगे कि क्या हमारी वेबसाइट ओपन हो रही है, किसी तरह का कोई एरर तो नहीं है, सारी चीज़ें हमें प्रॉपर नज़र आ रही हैं। सर्विसेज में जाके देख लेते हैं कि सर्विसेज का पेज ओपन हो रहा है या नहीं। जी, एग्जैक्ट सर्विस का पेज भी होम डायरेक्टरी से सेव और ओपन हो रहा है। अब ये वेबसाइट बेसिकली एलिमेंटर पर है, तो इसकी एलिमेंटर की मैं एक आपको बोनस टिप देता हूँ कि एलिमेंटर की वेबसाइट जब भी आप माइग्रेट करेंगे तो माइग्रेट करने के बाद आपको एलिमेंटर की थोड़ी सी सेटिंग भी करनी होती है। हमारे केस में मेरा इसका यूज़र आईडी एडमिन है और पासवर्ड है, उसको मैं क्विकली लॉगिन करता हूँ। और ये मुझे किसी वजह से पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज़ अलर्ट दे रहा है, तो मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ, इस फाइल को क्लोज़ कर देता हूँ। और ये मुझसे पूछ रहा है कि लॉस्ट पासवर्ड, गेट न्यू पासवर्ड, क्योंकि मेरा पासवर्ड बहुत ही ज़्यादा वीक था जिस वजह से ये पासवर्ड मुझे मिला। तो मैं इसको क्विकली दोबारा से लॉगिन करता हूँ, वीडियो को यहाँ पर पॉज करता हूँ और क्विकली पासवर्ड लॉगिन करके दोबारा से वीडियो को रिज्यूम करता हूँ। तो जी, यहाँ पर हम वर्डप्रेस में लॉगिन हो चुके हैं बैकएंड पर, और यहाँ से मैं एलिमेंटर में जाऊँगा, टूल्स में जाऊँगा और मैं देखूँगा कि मेरा जो प्रीवियस URL था वो क्या था, जो कि मुझे याद है हमारा प्रीवियस URL था लोकल होस्ट। मे बी कि आपके केस में इस तरह की ज़रूरत ना हो, लेकिन फिर भी एक दफ़ा इसको रन करना ज़रूरी होता है, ताकि एलिमेंटर ने जिस तरह की जो भी इमेज जहाँ से अपडेट की है तब उसका पाथ अपडेट हो सके। तो मैं इसको रिप्लेस ऑल करता हूँ और मेरे केस में मेरी वेबसाइट ऑल्दो के सही चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पास 304 डेटाबेस रॉज ऐसी थी जिनमें ये फाइल पाथ अपडेट करना ज़रूरी था। तो हमने ये एक बोनस टिप के थ्रू ये सीखा कि अगर एलिमेंटर के थ्रू हम वेबसाइट को माइग्रेट कर रहे हैं तो हमें टूल्स में जाकर, एलिमेंटर में जाकर, टूल्स में जाकर रिप्लेस URL में ऊपर की तरफ रिप्लेस ओल्ड URL और नीचे की तरफ न्यू URL एंटर करके रिप्लेस करना होता है, ताकि जहाँ भी URL का अपडेशन होना ज़रूरी है वो अपडेट हो जाए। तो क्विकली मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या ये वेबसाइट अभी भी हमारी सही चल रही है। मैं होम पेज पर लैंड होता हूँ, होम पेज लोड हो रहा है और हमारे पास इस वक्त एक क्रिटिकल एरर है, जो कि किसी और वजह से, इसमें माइग्रेशन में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको रिफ़्रेश करके भी देख लेता हूँ एक दफ़ा। एनी हाउ, ये वेबसाइट अभी लोड हो चुकी है, जो कि कोई स्पेसिफिक कोई एरर था, कोई स्क्रिप्ट का एरर था। तो मैं इस वेबसाइट को वैसे भी डिलीट करने वाला हूँ और ये वेबसाइट दूसरी यहाँ पर अपडेट होनी है। तो अगर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह आईडी पासवर्ड किसी ने नोट भी किया होगा या नोट होगा आगे जाके, तो मैं उसको इन एनी केस रिप्लेस करने वाला हूँ। तो ये थी लाइव माइग्रेशन लोकल सर्वर से लाइव सर्वर की तरफ, जहाँ पर हमने डायरेक्ट एडमिन वेब कंट्रोल पैनल यूज़ किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि कंट्रोल पैनल, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला कंट्रोल पैनल है, उस पर भी वीडियो बनाऊँ, और होस्टिंगर का जो कंट्रोल पैनल है उसमें किस तरीके से माइग्रेशन की जाती है, साइट ग्राउंड पर किस तरीके से की जाती है, GoDaddy पर किस तरीके से की जाती है, ब्लू होस्ट पर किस तरीके से की जाती है। तो सबके कंट्रोल पैनल के ऑप्शन सिर्फ अलग अलग होंगे, लेकिन स्टेप सेम ही रहेंगे। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।